स्वागत, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर असरदार। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने आतंक की नई फाइल खोल दी है। 72 घंटे में तीसरा मौका है जब जम्मू कश्मीर में आतंकियों की फौज एक्टिव दिखाई दी। आखिर कौन है घाटी में अमन का दुश्मन, बताते हैं आपको। जम्मू कश्मीर में अचानक एक्टिव हुई टेरर ब्रिगेड। रियासी, कठुआ और अब डोडा में आतंकी साजिश। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने नई टेरर फाइल खोल दी है। 72 घंटों में तीसरा मौका है जब जम्मू कश्मीर में आतंकियों की फौज एक्टिव दिखाई दी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कठुआ के हीरानगर सेक्टर से आई वो तस्वीरें जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ पे मेजर लेवल पे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं और जो इनकाउंटर है उस आतंकवादी के साथ वो भी चल रहा है। फिलहाल जो सीआरपीएफ जवान है वो इंजर्ड है और एक आतंकवादी को कल शाम को ही न्यूट्रलाइज किया गया था। एक सिविलियन भी इंजर्ड है जो कि अब स्टेबल है। और फिलहाल कठुआ में कहा जा रहा है कि ये जो आतंकवादी दो आए थे ये रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और ऐसा जिस तरह मैंने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस को लग रहा है कि कुछ और आतंकवादी भी यहाँ पे हो सकते हैं जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चल रहा है। जबकि दो आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। कैसे लगी इनको? गोली मारी। किसने मारी गोली? उन्हें सर बंद कर। बंद करो। अच्छा चलो यार। जिस आतंकी को सुरक्षा बल ने ढेर किया उसके पास से भारी मात्रा में असलहा बरामद हुआ जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपीओ की टीम मौके पर पहुँची और चूँकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफ़ी चल रही है कि काफ़ी लोग आहत हुए हैं। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारतीय सेना के ऑपरेटिंग बेस को टारगेट किया गया। इस हमले में सेना के जवानों के घायल होने की खबर है। यही वजह है कि इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की शय पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को निशाना बनाने की नीयत से ये आतंकी हमले किए गए। इन हमलों को लेकर पीओके में 3 महीने पहले साजिश रची गई। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इसी पैटर्न पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं, खासतौर पर जम्मू के रूट को आतंकी टारगेट कर सकते हैं। खबर तो ये भी है कि बीते 3 दिनों में रियासी, कठुआ और डोडा में हुए इन आतंकी हमलों में एक ही आतंकी संगठन का नाम सामने आया है। यानी आने वाले दिन जम्मू कश्मीर के लिए और चुनौती भरे हो सकते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ आतंकी साजिशों को बेनकाब करने में जुटे हैं। और इधर कुवैत के मंगाफ शहर में एक इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 40 भारतीयों की मौत की खबर है जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुई हैं। कुवैत सरकार ने इस भीषण अग्निकांड के लिए रियल एस्टेट ऑनर को जिम्मेदार ठहराया है।
कुवैत में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस भीषण अग्निकांड में बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें भारतीय मजदूर रहते थे और हादसे में कई भारतीयों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक भीषण अग्निकांड की ये घटना दक्षिणी कुवैत के मंजफ शहर में हुई। बिल्डिंग में रहने वाले लोग आग की चपेट में आ गए। उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा मौतें हो गई। कुवैत के उप प्रधानमंत्री शेख फहद यूसुफ सौद अल सबाह ने घटना स्थल का दौरा कर घटना के बारे में जानकारी दी। इस हादसे में कई और लोग घायल भी हो गए, जिनका कुवैत के अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुवैत में मौजूद भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी नंबर 965655052246 जारी किया है। इस फोन नंबर पर बात कर लोग अपनों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां से बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन धुएं और आग से घिर जाने की वजह से लोगों की दम घुटने और झुलसने से मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की घटना की छानबीन की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आग कैसे लगी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताया है और घायलों की हर संभव मदद का भरोसा जताया है। कुवैत में भारतीय राजदूत आदर्श स्वाइका ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है। कुवैत के गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबाह ने बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से रियल एस्टेट मालिक के लालच की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। बिल्डिंग में रहने वाले भारतीय केरल और तमिलनाडु के थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण के दौरान पीएम मोदी ने सबका दिल जीत लिया। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी का अलग अंदाज दिखाई दिया। समारोह में पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका चौथा कार्यकाल होगा। शपथ लेने के बाद चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाया और उनकी पीठ थपथपाई। इस मौके पर एक बार फिर पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच खास केमिस्ट्री देखने को मिली। बाद में प्रधानमंत्री अभिनेता चिरंजीवी और पवन कल्याण का हाथ पकड़कर मंच पर आए और लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने दोनों को गले लगा लिया। इस दौरान जमकर तालियां बजी। चिरंजीवी और पवन कल्याण के साथ पीएम मोदी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया में बहुत पसंद की जा रही हैं। इससे पहले पीएम ने एनडीए की बैठक के दौरान पवन कल्याण के लिए कहा था कि ये पवन नहीं है, ये आंधी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने मंच पर सुपरस्टार रजनीकांत के साथ बेहद गर्मजोशी के साथ मुलाकात की और उनकी पत्नी लता के साथ भी बातचीत की। आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण के दौरान की इन तस्वीरों की काफी चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन ने हाथ के हालात क्या बदले, राहुल गांधी के सुर ही बदल गए। अब इसे घमंड कह लीजिए या अहंकार कहें, लेकिन जो बात राहुल गांधी ने रायबरेली से वाराणसी के लिए कही, उस पर बीजेपी ने तगड़ा प्रहार किया है।
चुनावों के नतीजे अगर पक्ष में आने लगे तो नेताओं के कॉन्फिडेंस का मीटर भी हाई होने लगता है। यही वजह है कि रायबरेली में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिया, उस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने करारा जवाब दिया है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि ये साफ है कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा से नफरत करते हैं। वो वाराणसी में प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्हें खड़ा करके उनकी बलि चढ़ाना चाहते थे। अगर उन्हें जीत का इतना भरोसा था तो उन्होंने काशी से चुनाव क्यों नहीं लड़ा? वो रायबरेली क्यों भाग गए, जहां उनकी मां सोनिया गांधी एक दयालु मां की तरह खड़ी हो गई, जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है और कहा मेरे लड़के का ख्याल रखना, जबकि बहन प्रियंका वाड्रा खुशी से ताली बजा रही थी। दरअसल 11 जून को राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी की जनता का आभार जताने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी को लेकर टारगेट किया था और कहा था कि वो वाराणसी से हारते हारते बचे हैं। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। राहुल गांधी के इस बयान को हवा दी दिल्ली से अपनी लोकसभा सीट हारने वाले उदित राज ने। 2 कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पूरी ताकत लगाती तो वाराणसी से अजय राय ही पीएम मोदी को हरा देते। वोट से वो जीत जाती। ये सम्मान के चला जा रहा कि, और चला भी जाता है कि जिस तरह से हाइप पर बनारस का चुनाव या ऐसे जगहों का चुनाव होता है कि अरे भाई हम विपक्षी भूमिका निभाने आए हैं, लेकिन यहाँ तो जीतने की भूमिका में आ गए थे। अगर हम लोग पूरी ताकत लगा दिए होते तो हो सकता है अजय राज ही हरा देते। तो जो जिसके चेहरे पर पूरा इंडिया चुनाव लड़ा, उस चेहरे की आज ये हैसियत हो गई है। कांग्रेस के इसी आत्मविश्वास पर अमित मालवीय के सियासी तरकश से एक के बाद एक कई तीर निकलने लगे। एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा, सच ये है कि गलती से कुछ सीट क्या मिल गई, राहुल गांधी इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने हारने के डर से अमेठी से चुनाव लड़ने से इनकार किया, उसी तरह उन्हें अभी भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में पदभार संभालने का भरोसा नहीं है। चुनाव बीत चुके हैं, मोदी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं, अब विपक्ष के पास यही मौके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करेंगे अयोध्या की, जो इन दिनों खूब चर्चा में है। दरअसल गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि अयोध्या में एनएसजी हब बनेगा। अयोध्या में बनने वाले एनएसजी हब में ब्लैक कैट कमांडो तैनात होंगे। आतंकी खतरे और उससे निपटने को लेकर केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पहले केंद्र सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में एनएसजी हब बना चुकी है। चर्चा है कि एनएसजी को अयोध्या में आतंकवाद विरोधी और अपहरण रोधी अभियानों का विशिष्ट दायित्व सौंपा जाएगा। इसका काम एनएसजी बखूबी कर रही है। राम की नगरी की सुरक्षा अब और भी अभेद होने जा रही है। अब अयोध्या की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो की तैनाती की जाएगी, जिसके बेस बनाने के लिए लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा भूमि की आवश्यकता है, जो अयोध्या के ग्रामीण अंचलों में खोजी जा रही है। सूत्रों की माने तो आगामी दिनों में एनएसजी कमांडो का एक बड़ा हब अयोध्या में होगा और अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था एनएसजी कमांडो के हाथ में होगी। अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल सीआरपीएफ, पीएससी और एसएसएफ के जवान रामलला के मंदिर के साथ साथ रामनगरी की सुरक्षा कर रहे हैं। बहुत से पैरामिलिट्री फोर्सेस एनएसजी को मिलाकर इस प्रयास में है कि अयोध्या में कोई अच्छी भूमि मिल जाए। का एक ही मात्र उद्देश्य है कि बहुत से पैरामिलिट्री फोर्सेस प्रयासरत हैं कि अयोध्या में उनको भूमि
मिल जाए जिससे कि उनकी प्रेजेंस वहां पर रहे। नीट 2024 के नतीजों पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। देश भर में नीट का एग्जाम देने वाले छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा में धांधली के आरोप की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन इस विवाद की वजह से नीट 2024 का एग्जाम देने वाले करीब 23 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। हालांकि देश भर में बवाल मचने के बाद नीट एग्जाम आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए ने सफाई भी दी है। जब नीट में ऐसी धांधली हो सकती है, ओएमआर सीट के माध्यम से पेपर लीक हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है, तो नेट के एग्जाम में क्यों नहीं होगी? एज अ नेट एस्पिरेंट मुझे भी यह डर लग रहा है कि जब नीट में हो रहा है तो नेट में क्यों नहीं होगा। लेकिन उसकी अच्छे से पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसमें किसी को ज़्यादा किसी को कम ग्रेस देकर टॉपर लाना, तो फिर हम कैसे अपना फ्यूचर देखें और कैसे एग्जाम देने का सोचें। देश भर में बवाल मचने के बाद नीट एग्जाम आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई भी दी। इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। नीट 2024 के नतीजों पर विवाद ने मेडिकल एजुकेशन के भविष्य पर नई बहस शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के नागपुर में हिट एंड रन केस मामले में पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मृतक की बहू पर ही 300 करोड़ की संपत्ति हड़पने के लिए ससुर की हत्या करवाने का आरोप लगाया है। नागपुर हिट एंड रन केस में बड़ा पर्दाफाश। 300 करोड़ के लिए बहू ने रची साजिश। बहू ने दी ससुर को मरवाने की सुपारी। महाराष्ट्र के नागपुर में हुए हिट एंड रन मामले में बेहद ही सनसनीखेज और चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। मामले की जांच कर रही नागपुर पुलिस के मुताबिक ये केस हिट एंड रन का नहीं बल्कि मर्डर का है। पुलिस ने मामले में मृतक पुरुषोत्तम की बहू समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 22 मई 2024 को नागपुर के अजनी इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया था। 2 कार सवारों ने पुरुषोत्तम पुत्तेवार नाम के शख्स को उड़ा दिया था। इस घटना में पुरुषोत्तम पुत्तेवार की मौत हो गई थी। पहले यह पूरा मामला हिट एंड रन का नजर आ रहा था, लेकिन जब नागपुर पुलिस ने इस मामले की तह तक जाकर जांच की तो पुलिस के हाथ चौंकाने वाले सबूत लगे।
पूरा केस हिट एंड रन का नहीं बल्कि इरादतन की गई हत्या की एक बड़ी साजिश का निकला। पुलिस के मुताबिक पूरी साजिश की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतक की बहू ही थी। आरोपी बहू ने ही करोड़ों की संपत्ति के लालच में इस खौफनाक साजिश को रचा था। 300 करोड़ की संपत्ति को हासिल करने के लिए अपने ही ससुर की हत्या कराने की, 2 लोगों को 1 करोड़ रुपए और बार का लाइसेंस दिलाने की सुपारी दी थी। साजिश के तहत दोनों सुपारी किलर ने 22 मई को तेज रफ्तार कार से पुरुषोत्तम पुत्तेवार को उड़ा दिया और इस हत्या में जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो हत्या से कुछ दिन पहले ही खरीदी गई थी, जिसके लिए लाखों रुपए भी आरोपी बहू अर्चना पुत्तेवार ने ही दिए थे। इन्वेस्टिगेशन में फर्दर पता चला कि इसमें कई लोग इन्वॉल्व थे और उनमें से जो मुख्य जो इसमें अरेस्ट हुए उसमें एक अर्चना पुट्टेवार करके हैं, उनको अभी तक हमने अरेस्ट किया। उसके अलावा नीरज निमजे हैं, वो है, दूसरा सचिन धारणे है और सार्थक बागड़े। ये जो है 4 लोग इसमें अरेस्ट हैं और 2 और भी हमारे अभी ताबे में हैं, कस्टडी में हैं और वो भी अरेस्ट हो जाएंगे अभी। तो इस तरह से लगभग 6 लोग इसमें हमारे हिरासत में हैं और इसमें जो पता चला अभी तक वो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये हुआ। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी की साजिश में उसका भाई प्रशांत और उसकी पीए पायल भी शामिल थी। उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस को शक है कि इस मामले में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। अमेरिका में एक सिरफिरे ने ऐसा कारनामा किया कि पुलिस के हाथ पांव फूल गए। अटलांटा में उसने एक बस को ही हाईजैक कर लिया। इसके बाद पुलिस की टीम उसे पकड़ने के लिए गई, लेकिन उसने पुलिस के भी पसीने छुड़ा दिए। 30 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद पुलिस उसे दबोच सकी। हाईवे पर एक बस दौड़े जा रही है। बस के आगे पुलिस की एक कार है तो पीछे काफिले में पुलिस की कई गाड़ियां उसका लगातार पीछा कर रही हैं। पूरा पुलिस महकमा बस को रोकने में लगा है, लेकिन ड्राइवर है कि बस रोक नहीं रहा। हाईवे पर हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ये तस्वीरें अमेरिका के अटलांटा शहर से आई हैं, जहां फिल्मी स्टाइल में एक सिरफिरे शख्स ने यात्रियों से भरी बस को ही हाईजैक कर लिया। जब पुलिस को हाईजैकिंग की खबर लगी तो उसके भी हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने बिना देरी किए हाईजैकर को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। हाईजैकर ने बंदूक की नोक पर बस को हाईजैक कर लिया। उसने बस ड्राइवर के सिर पर बंदूक तान दी, जिसकी वजह से ड्राइवर बस में ब्रेक ही नहीं लगा पा रहा था। उसे हाईजैकर से जैसा निर्देश मिलता वो वैसा ही कर रहा था। बस में ड्राइवर समेत 17 यात्री सवार थे। सभी की जान को खतरा था क्योंकि सिरफिरे के हाथ में बंदूक थी। पहले तो बस हाईवे की लेन पर दौड़ रही थी। पुलिस की कई टीमों ने उसे रोकने की कोशिश की। कई दूसरी सड़कों पर पुलिस ने गाड़ियां लगा रखी थी, लेकिन बस नहीं रुकी। ड्राइवर ने लेन ही बदल दी। राहगीर भी सामने का मंजर देखकर दहशत में आ गए। हद तो तब हो गई जब बस ने 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी। कार सवार किसी तरह बाल बाल बचे। बस आगे बढ़ती जा रही थी। अटलांटा की पुलिस को शायद ही इससे पहले किसी ने इतनी बड़ी चुनौती दी होगी। बीच सड़क पर चोर पुलिस का ये खेल काफी देर तक चलता रहा। आगे बस दौड़ रही थी और पीछे पुलिस की दर्जनों गाड़ियां। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर से भी बस की निगरानी हो रही थी। आसमान में हेलीकॉप्टर को उतारा गया। पुलिस से घिरता देख हाईजैकर ने बस में फायरिंग कर दी। बस 30 किलोमीटर दूर भाग चुकी थी। तब जाकर कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस उसे दबोचने में कामयाब रही। पुलिस ने बस को घेर लिया और बंधक बने यात्रियों को आजाद करवाया। हाईजैकर को गिरफ्तार कर पुलिस ने दम लिया। फायरिंग में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बाद में पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस के मुताबिक 39 साल के आरोपी को पहले भी 19 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। वो स्टोन माउंटेन का रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ खबर असरदार में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।